नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीपीएससी डिमिस्टिफाइड। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट 3 बायोलॉजी का। ठीक है ना, अब तक हम लोग ने देख लिया था पार्ट 2 तक। आज से जो पार्ट है वो पार्ट 3 है दोस्तों। आपसे एक चीज़ कहना था कि आप वीडियो को स्किप करके जाते हैं, इसमें आप ही का नुकसान होगा दोस्तों। पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो देखेंगे नहीं पूरा तो आपको कॉन्सेप्ट पूरी क्लैरिटी नहीं होगी दोस्तों। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इतना कर लोगे, इसी में से ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनने का अब लेवल बदल चुका है। बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए कि अब क्या है, 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा अवेयर हो जाइए, पुराना ढर्रा आप छोड़ दीजिए कि आपको थोड़ा एकदम फैक्ट मिलेगा और फैक्ट से ही आपका काम हो जाना है। फैक्ट से ही नहीं केवल काम चलेगा, इसमें कंसेप्ट अगर नहीं आपको पता है, ठीक है ना, जानकारी नहीं है, तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस नोट्स को कि आपको कंसेप्ट भी दिया जा सके और साथ ही साथ फैक्ट भी मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए आज का जो लेक्चर है वो है पार्ट नंबर 3 बायोलॉजी का। ठीक है ना, उसको हम कवर आउट कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट क्या है, जूलॉजी। जूलॉजी होता क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। उसी को क्या कहते हैं हम? जूलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, साइंटिफिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या, किस चीज़ का साइंटिफिक स्ट्रक्चर, किस चीज़ का साइंटिफिक स्टडी। ठीक है ना, किस चीज़ का साइंटिफिक स्टडी, स्ट्रक्चर का, ठीक है ना, उसके फॉर्म का, और क्या है, एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे ही कि स्टडी को क्या कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं हम, जूलॉजी कहते हैं दोस्तों। ये याद रखिएगा। जॉन रे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक डेवलप किया की आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है ना, वो अभी देखिए क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया, की आइडेंटिफिकेशन किया, वो अब नीचे है दोस्तों। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम दिया गया उनके द्वारा, जो मेजरली एनिमल किंगडम के वर्ल्ड को क्या करता है, 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक है नॉन कोडाटा, एक है कोडाटा। नॉन कोडाटा में दोस्तों 2 तरीके के एनिमल होते हैं, एक प्रोटोजोआन होता है, एक प्रोटोजोआन एनिमल होता है और एक मल्टीसेलुलर एनिमल होता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर एनिमल जो होता है और मल्टी सेलुलर एनिमल होता है। यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर जो है वो एक सिंगल फाइलम में है, एक सिंगल सब क्लासिफिकेशन में, जिसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, जिसे हम मेटाजोआ कहते हैं, ठीक है ना, उनको 9 फाइलम में क्या किया है, विभाजित किया गया है, जो कि अभी निम्न नीचे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम का, वो किसके द्वारा दिया गया है, स्टोरर एंड यूसिंजर के द्वारा। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। ये एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, ये एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है, स्टोरर एंड यूसिंजर के द्वारा दिया गया है। यहाँ से सवाल आने की चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उन्होंने डिवाइड किया 9 हिस्सों में, जिसमें क्या है, प्रोरीफेरा है, क्या है, एक प्रोरीफेरा है, उसके बाद क्या है आपका, क्निडेरिया है दोस्तों। ठीक है, क्या है, उसके बाद क्या है, प्लेटी हेलिमेंथीस है दोस्तों, नेमाटोडा है, एनिमेलिया है, ऑर्थोपोडा है, और क्या है, मोलुस्का है, एकिनोडर्मेटा है और क्रोडाटा है। ठीक है, तो इन 9 हिस्सों में इस मल्टी सेलुलर एनिमल्स को क्या हुआ, डिवाइड किया गया है स्टोरर एंड यूसिंजर के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें से सवाल बनने के चांसेस बहुत कम हैं, जैसे कि विगत वर्षों में देखा है सवाल, और उनका एनालिसिस मैंने किया है। और साथ ही साथ आप भी देख रहे होंगे, आप भी एस्पायरेंट हैं, आपको खुद नॉलेज होगा कि इनके बिहाफ पे सवाल अंदर से इतना डीप सवाल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे परिचय आपका जनरल साइंस का है। ठीक है ना, जनरल साइंस से सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, जो जनरलाइज वे में आपको पता होना चाहिए उसके बिहाफ पे पूछता है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं पूछता है। और हम कोई नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि इतना अंदर हमें जानने की, डीप डाइव करने की ज़रूरत है। इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए बस आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है इस एनिमल किंगडम का, और प्रोरीफेरा की बात करें तो स्मॉलेस्ट किंगडम है एनिमल किंगडम का दोस्तों। तो ये था आपका एनिमल किंगडम का डिवीज़न, किसके द्वारा दिया गया है, स्टोरर एंड यूसिंजर के द्वारा दिया गया है। ये नाम आप भूलेंगे नहीं। और क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए, नॉन क्रोडाटा और क्रोडाटा में होता है दोस्तों, 2 तरीके के एनिमल होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। चलिए दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज़ पे, क्योंकि एनिमल टिश्यूज़ सवाल आ सकता है यहाँ से कि एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे, क्योंकि उनके क्लासिफिकेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक पे सवाल आ सकता है। स्टेटमेंट बेस का क्वेश्चन जैसे यूपीएससी पूछता है, जैसे स्टेट सर्विस में यूबीपीएसएस पूछता है, अब हो सकता है कि अपना अब रुख बदलते हुए बीपीएससी भी सवाल ऐसे पूछना लगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू बेसिकली है वो डिवाइड होता है कुछ
पार्ट्स में, ठीक है ना। वो 4 टाइप में डिवाइड होता है दोस्तों। एक है क्या, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और चौथा क्या है आपका, नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये 4 तरह के टिश्यू आप याद रखेंगे। एनिमल टिश्यू को डिवीजन होता है दोस्तों। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कवर करता है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी एंड इंटरनल फ्री सरफेस ऑफ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ये जो टिश्यू है जो कवर करता है क्या, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी और इंटरनल सरफेस जो होते हैं, कुछ इंटरनल सरफेसेज होते हैं ऑर्गन के, उनको भी क्या करता है, कवर करता है। ये काम है किसका, एपिथेलियल टिश्यू का काम है दोस्तों, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताते हैं, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो अरेंज होते हैं बहुत ही पास पास। एक चीज़ याद रखिएगा, दे आर व्हाट, ये बहुत होते हैं क्या दोस्तों, ये क्या होते हैं, एकदम पास पास क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है ना। दे आर अरेंज वेरी क्लोज टू ईच अदर, देखिए ना, दे आर अरेंज्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना। बहुत ही पास पास क्या होते हैं, अरेंज होते हैं एक दूसरे से दोस्तों, ये याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो होता है ब्लड वेसल जो होता है वो सप्लाई करता है नरिशमेंट के लिए एपिथेलियल टिश्यू को, ठीक है ना। याद रखेंगे एक और पॉइंट कि क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल जो होता है सप्लाई नहीं करता है ब्लड को, ठीक है ना। देयर इज़ नो ब्लड वेसल सप्लाइंग नरिशमेंट टू एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। देयर इज़ नो ब्लड वेसल, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल नहीं होता दोस्तों जो क्या कर रहा है, सप्लाई करता है और नरिश करता है क्या, एपिथेलियल टिश्यू को। ये याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ये हमें याद रखेंगे। इसका प्रिंसिपल फंक्शन देख लेते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल फंक्शन ये होता है टिश्यू का, वो कवर करता है कवरिंग, और क्या होता है, कवर करता है ऑर्गन्स को और उसके फ्री सरफेस को क्या करता है, छोड़ता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। जैसे कहने का मतलब कुल मिला के ये है, जो प्रिंसिपल फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू का वो क्या है, कवरिंग करने का, एक तरीके से क्या है ना, कवरिंग करने का। ये याद रखेंगे दोस्तों, कवरिंग करने का इसका क्या है, मेन फंक्शन क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का कवर करने का क्या है, मेन फंक्शन है दोस्तों, ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ और क्या करता है, फ्री सरफेस प्रोवाइड करता है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो अपना स्किन है, ठीक है ना। इंटेस्टाइन भी एक तरीके का क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का है, ठीक है ना। और अगला देखेंगे तो क्या है, हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है ना, खोखले ऑर्गन्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। जैसे कि खोखले ऑर्गन में कौन, फैलोपियन ट्यूब्स, जो ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब्स आप जानते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। और भी जो पार्ट्स हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कवर्ड होते हैं दोस्तों। जिसमें अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये टिश्यू जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं और बाइंड करते हैं अलग अलग टिश्यू के ऑर्गन्स को, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, डिफरेंट टिश्यू के ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एक आपको पता चल गया यहाँ से क्या, एक पॉइंट, डिफरेंट टिश्यू को क्या करता है, ये डिफरेंट टिश्यू को क्या करता है दोस्तों, डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन को क्या करता है, ये बाइंड करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, दिस टिश्यू कनेक्ट एंड बाइंड डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है ना। डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन को क्या करता है, बाइंड करता है क्या, कनेक्टिव। कनेक्शन मतलब क्या होता है, कनेक्ट करना, जोड़ना, ठीक है ना। ये प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, एक तरीके क्या करता है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है दोस्तों, ठीक है ना। और ये क्या करता है दोस्तों, साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट देता है, किसको, मुझे नहीं, बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट देता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत मोटे पॉइंट हैं, ऐसे आएगा। कनेक्टिव टिश्यू के संदर्भ में निम्नलिखित कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको बताइए। और क्या करेगा, एपिथेलियल टिश्यू के एक पॉइंट दे देगा, एक यहाँ से दे देगा और पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन को क्या करता है, ये बाइंड करता है। और इसका जो क्या करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है बॉडी को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में एज अ डिफेंस टिश्यू। ये क्या करता है, एक तरीके से क्या करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है। और क्या है, साथ साथ करता है दोस्तों, और क्या करता है, रिपेयर करता है दोस्तों, रिपेयरिंग का भी क्या करता है, काम करता है दोस्तों, ठीक है ना। ये याद रखेंगे। और भी अन्यथा इनके और भी काम है, उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल इसका आप देखिए, लिगामेंट जो होता है और फाइब्रस टिश्यू जो होता है, द लिगामेंट इज़ अ फाइब्रस टिश्यू। लिगामेंट क्या है, एक फाइब्रस टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है बोन, और बोन को क्या करता है, बोन्स को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। एक तरीके से क्या है, फाइब्रस टिश्यू है दोस्तों, याद रखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, ठीक है। उसी अगले में देखेंगे टेंडन्स को, आप जानते हैं टेंडन एक तरीके का क्या है, टेंडन एक तरीके का क्या है, एक फ्लेक्सिबल और इन इलास्टिक क्या है, कॉर्ड है एक तरीके का, ठीक है ना। इन इलास्टिक, ठीक है ना,
इलास्टिक है, इनइलास्टिक मतलब क्या है, इलास्टिक नहीं है, ठीक है ना, इनइलास्टिक कॉर्ड है, और एक स्ट्रांग फाइबरस टिश्यू है जो क्या करता है, अटैच करता है मसल और बोन को। एक तरीके से मसल से जो बोन आपका क्या होता है, जैसे मसल से क्या करता है, बोन को क्या करता है, अटैच करता है, ठीक है ना, मसल से बोन को अटैच करता है। ये क्या है, एक तरीके का है, कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है दोस्तों। बस जितना मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप उतने पॉइंट्स को नोट भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, और नहीं नोट कर पा रहे हो तो कुछ कुछ पॉइंट जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको सिर्फ एक बुलेट पॉइंट जैसा अगर आप लिख लोगे, वैसे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपके काम को आसान करने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ये एक तरीके का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है। और जितने भी मसल होते हैं, ठीक है ना, और जितने भी मसल होते हैं बॉडी के, इन्हीं टिश्यू से क्या होते हैं, बने होते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी मसल जो बने होते हैं, जितने भी मसल बने होते हैं वो इन्हीं टिश्यू से क्या होते हैं मित्रों, बने होते हैं दोस्तों, बने होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट बढ़ते हैं। ये जो मसल हैं ये 3 टाइप में क्या है, विभाजित है दोस्तों। ये जो मसल हैं वो 3 टाइप में विभाजित है। एक है अनस्ट्राइप्ड टिश्यू, एक है स्ट्राइप्ड, एक है क्या, कार्डियक। अनस्ट्राइप्ड की बात करें तो ये जो मसल होते हैं ये फाउंड कहाँ होते हैं, इन द वॉल ऑफ दोज पार्ट विच हैज़ नॉट कंट्रोल्ड बाई विल, ठीक है ना। ये वो मसल टिश्यू होते हैं जो कि क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वॉल में पाए जाते हैं, और जो क्या होता है अपने विल से क्या होता है, कंट्रोल नहीं किया जाता है, यही ये कहना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट वहीं पे कहता है क्या, दूसरा पॉइंट ये क्या कहता है कि ये जो होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनवॉल्यूंट्री मसल भी कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अनस्ट्राइप्ड टिश्यू को भी हम क्या कहते हैं, इनवॉल्यूंट्री। थोड़ा सा पॉइंट मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके मित्रों, ठीक है ना। ये क्या है, इनवॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री टिश्यू, एक तरीका क्या है, इनवॉलंटरी टिश्यू का काम करता है दोस्तों। ये आप याद रखेंगे, क्या है, इनवॉलंटरी टिश्यू के जैसा क्या होता है, मसल के जैसा क्या होते हैं, एक तरीके क्या है, इनवॉलंटरी मसल हैं दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये जो मसल होते हैं दोस्तों, ये जो मसल होते हैं ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं मोशंस को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को नहीं, मोशंस को कंट्रोल करते हैं। ये ई हटा दीजिएगा दोस्तों, हो सकता है आपको यहाँ से मिसलैंडिंग हो जाए, और मैंने लिखा भी है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि ये जो मसल है वो कंट्रोल करता है मोशंस को, ठीक है ना, मोशंस को कंट्रोल करता है ऑफ ऑल दोज ऑर्गन दैट मूव ऑन देयर ओन, जो कि अपने हिसाब से ही चलते हैं, वो उन्हीं को क्या कहते हैं, अनस्ट्राइप्ड टिश्यू के अंदर आ जाते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है स्ट्राइप्ड टिश्यू। इस मसल में, इसी मस्कुलर टिश्यू में अगला आता है स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड होता क्या है, स्ट्रिप्ड जिसे कहते हैं, कई लोग स्ट्रिप्ड कहते हैं, मैं स्ट्राइप्ड पढ़ता हूँ। ये मसल जो होते हैं वो फाउंड होते हैं कहाँ, इन द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट मूव वॉलेंट्री, जो अपने आप क्या होते हैं, वॉलेंट्री मूव कर सकते हैं, ये वहाँ पे पसल पाए जाते हैं। स्ट्रिप्ड टिश्यू जो होते हैं, स्ट्राइप्ड टिश्यू जो होते हैं, जो कहते हैं, ये जो मसल जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये वो पार्ट में पाए जाते हैं जहाँ बॉडी क्या होता है, मूव करता है वॉलेंटरली, अपने आप मूव करता है, वहाँ ये मसल्स टिश्यू पाए जाते हैं। नॉर्मली दोस्तों वन और बोथ ऑफ द एंड ऑफ दिस मसल कनेक्ट विद बोन्स बाय द टेंडन्स, ठीक है ना। जो नॉर्मली अगर देखा जाता है कि ये जो दोनों हैं, एक बोथ द एंड्स पे, दोनों ही एंड पे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, मसल से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं विद द बोन्स, और टेंडन्स के साथ जुड़े होते हैं, ये होते हैं स्ट्राइप्ड टिश्यू। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कार्डियक टिश्यू दोस्तों। कार्डियक टिश्यू क्या होता है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है। ये जो मसल्स होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इन द वॉल ऑफ द हार्ट, ये याद रखिएगा, ये कहाँ पाए जाते हैं, वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट के वॉल्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, हार्ट ऑफ द क्या कहते हैं, वॉल ऑफ द हार्ट्स, ठीक है ना, वॉल ऑफ द हार्ट्स, ठीक है ना, वॉल ऑफ द हार्ट्स, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। वॉल ऑफ द हार्ट्स क्या कहते हैं, हार्ट के वॉल पे पाए जाते हैं कौन, कार्डियक टिश्यू पाए जाते हैं। ये जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है क्या, हार्ट का, देखते हैं ना, सांस फूलती है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट हमारा, फूलता है, एक बार फूलेगा तो फिर सिकुड़ेगा, फिर फूलेगा, फिर सिकुड़ेगा। तो ये किस तरीके के टिश्यू के होते हैं यहाँ पे दोस्तों, वो याद रखिएगा, कार्डियक टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, कार्डियक टिश्यू होते हैं, इनको याद रखिएगा, ये कौन से होते हैं, कार्डियक टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, ऑफ द हार्ट। ड्यू टू दिस, अगर मसल जो होता है मूवमेंट थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फेल, अगर आदमी का क्या होता है दोस्तों, यहाँ से समझिएगा, अगर हार्ट में अगर ये टिश्यू काम करना बंद कर दें तो आदमी क्या होता है, मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। अगर जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है हार्ट का, अगर इसकी वजह से मसल जो क्या होते हैं पूरे लाइफ पे चलते हैं, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब अगर पूरे लाइफ, अगर जब तक आपकी जीवन है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है दोस्तों, और कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करना बंद कर दिया तो आपका जीवन खत्म, आप कहाँ हुए, चल बसे ऊपर, ठीक है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बारे में कुछ और बताते हैं। देखिए ये जो होता है कार्डियक टिश्यू होता है दोस्तों, ये जो होता है 650 स्केलेटल होते हैं मसल,
बॉडी में वहाँ पे ये देखा जाता है, ठीक है ना। देयर ओवर 650 स्केलेटल मसल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। जो लार्जेस्ट मसल होता है ह्यूमन बॉडी में उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लार्जेस्ट मसल होता है बॉडी का, जो लार्जेस्ट मसल होता है ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट मसल होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं, ठीक है ना। ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, क्या कहते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है ना दोस्तों, भूलिएगा नहीं। सबसे बड़ा जो मसल होता है ह्यूमन बॉडी में वो क्या होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, ठीक है ना। ये कहाँ का मसल होता है दोस्तों, ये हमारे कमर का है, हिप का मसल होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और स्मॉलेस्ट मसल होता है बॉडी का, जो स्मॉलेस्ट मसल होता है बॉडी का उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वो याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, स्टेपेडियस कहते हैं, ठीक है ना, स्टेपेडियस, ठीक है ना, स्टेपेडियस कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ने क्या देख लिया, आपका कार्डियक मसल देख लिया है। अगला उसी पॉइंट में देख ले हैं, अगला क्या होता है, वो है नर्वस टिश्यू क्या होता है, क्या कहते हैं, कार्डियक टिश्यू देख लिया, कार्डियक मसल नहीं, कार्डियक टिश्यू देख लिया। अब देख लेते हैं नर्वस टिश्यू क्या होते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं इन्हें हम क्या करते हैं, सेंसरी टिश्यू भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, सेंसरी टिश्यू कहते हैं। ये जो नर्वस सिस्टम जो होता है, द नर्वस सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ दोज टिश्यू। जो नर्वस जो सिस्टम होता है, ऑर्गेनिज्म का, ये मतलब ह्यूमन बॉडी का और कहीं भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी को है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें दोस्तों, इनकी जो नर्वस जो सिस्टम होता है इसी नर्वस टिश्यू से बनता है दोस्तों। अगर सोच लीजिए, अगर नर्वस टिश्यू नहीं काम करे, नर्वस सिस्टम नहीं करे, तो शरीर में सेंसेशन नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी और आदमी को पता नहीं चलेगा कि क्या ठंडा है क्या गर्म है, उसको मतलब किसी तरीके का आभास ही नहीं होगा, नर्वस टिश्यू अगर काम करना फेल कर जाए तो। अगर इस नर्वस टिश्यू की बात करें, ये 2 तरीके के सेल से बने होते हैं दोस्तों। पहला होता है नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और अगला उसी बात में करें तो इसे न्यूरोग्लिया कहते हैं, ठीक है ना, न्यूरोग्लिया। जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो कंट्रोल करते हैं और वॉलंटरी एक्टिविटीज़ करते हैं बॉडीज़ में, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट नर्वस, एक और चीज़ आपको बता दूं, नर्वस टिश्यू जो होते हैं, अगर नर्वस टिश्यू का अगर फेल कर जाए आदमी का, तो एक तरीके से कहते हैं ना कि बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम नहीं करते, कहते हैं ना फालिज मार दिया, लकवा मार दिया, कि आपको क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम क्या बोलते हैं, काम करना बंद कर दे, तो क्या बोलते हैं, आपको सेंसेशन होना बंद हो जाएगा। इस तरीके का ये पॉइंट था। तो दोस्तों हमने देख लिया कि एनिमल टिश्यू कितने तरीके के होते थे, फिर भी एक बार रिकैप बता देता हूँ। 4 तरीके के टिश्यू होते थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये हम लोग चारों देख लिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, वो है हमारा ह्यूमन ब्लड। देखिए, बिना ब्लड के जीवन चलना मुश्किल है, ठीक है ना। ब्लड क्या है दोस्तों, ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, ह्यूमन ब्लड क्या है, एक तरीके का क्या कहता है, क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और याद रखिएगा, ठीक है। क्वांटिटी जो है ब्लड का बॉडी में वो अप्रॉक्स कितना होता है, 7.5 से 8% होता है, ठीक है ना, टोटल वेट ऑफ द एडल्ट, ठीक है ना। पूरे जो एडल्ट का जो वेट होता है उसका 7.5 से 8% क्या होता है, ब्लड होता है शरीर में इंसान के, ठीक है ना। स्प्लिन जो होता है दोस्तों, ये भी एक पॉइंट छोटा सा है पर बहुत मोटा पॉइंट है। स्प्लिन जो होता है एक्ट एज अ क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ब्लड। स्प्लिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, किसे कह सकते हैं स्टोरेज ऑफ ब्लड, किसे कहते हैं, स्टोरेज ऑफ ब्लड जो बॉडी में होता है वो कौन सा पार्ट होता है, वो कौन सा होता है दोस्तों, स्प्लिन को कहते हैं क्या, स्टोरेज ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब देखिए, ब्लड होगा बॉडी में तो कितने मात्रा में होना चाहिए ब्लड, ये तो आपको मैं बता दिया कि क्वांटिटी आपने बता दिया, ठीक है ना, क्वांटिटी बता दिया कि ब्लड की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए बॉडी में, वो 7.5 से 8% होना चाहिए टोटल वेट ऑफ द एडल्ट। वहीं देखेंगे कि ब्लड कितना होना चाहिए, मात्रा में कितना होना चाहिए, ठीक है ना, ये तो वेट के अकॉर्डिंग बताया है, मात्रा में कितना होना चाहिए, 5 से 6 लीटर जो होना चाहिए ब्लड होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में। और औरतों में देखें तो फीमेल्स में यही 4 से 5 लीटर होता है, इसीलिए कहते हैं औरतों में थोड़ा ब्लड इन कंपैरिजन टू मेल थोड़ा सा कम होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और क्योंकि उनका जो साइज़ होता है ना बॉडी का, उनके डिफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, हाँ एक चीज़ बता देते हैं, ब्लड का पीएच वैल्यू भी जानना जरूरी है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पता नहीं क्या कब पूछ दे, लेकिन आपको ये क्या है, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है दोस्तों, ठीक है। वो 7.4 होता है क्या, ह्यूमन ब्लड का पीएच, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, ब्लड को हम लोग ने देख लिया, तो ब्लड भी जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ ब्लड पे आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्लड की बात करें दोस्तों, किसी भी पॉइंट को स्किप करने की कतई ज़रूरत नहीं है, सवाल यहीं से बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेंगे। इसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और एमसीक्यू जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ताबड़तोड़ हम लोग फोड़ डालेंगे सारे एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, हार नहीं मानना है। अंतिम समय भले आ गया है, लोग भले हंस रहे हैं, हंसने दीजिए, उनका भी समय आएगा, ठीक है ना, अपना अपना समय आता है लोगों,
ठीक है ना, जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ब्लड की बात करें तो देखिए 2 तरीके का ब्लड होते हैं, एक होता है क्या प्लाज्मा, एक होता है क्या ब्लड कार्पसल, ठीक है ना, कार्पसल्स होते हैं, ब्लड कार्पसल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है, ये क्या होता है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, ठीक है ना, क्या होता है प्लाज्मा, ये क्या होता है लिक्विड पार्ट ऑफ क्या होता है ब्लड का, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसी को क्या कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना, जिसमें 60% जो होता है ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है प्लाज्मा होता है, ठीक है ना, 60% ऑफ ब्लड इस प्लाज्मा, ठीक है ना, ब्लड का 60% क्या होता है प्लाज्मा होता है, और 90% जो होता है दोस्तों, 90% जो होता है पार्ट्स इसका बना होता है किससे, वाटर से बना होता है, ठीक है ना, वाटर से बना होता है। 7% जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है, 0.9% लगभग साल्ट से बना होता है, 0.1% ग्लूकोज से बना होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और भी कुछ हैं, लेकिन क्या होता है और रिमेनिंग अगर और को भी देखना है तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, इसके बाद उसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों बताना ज़रूरी है कि कौन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चीज़ें पूछ सकता है स्टेटमेंट में, ऐसा सवाल तो आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की क्या है कि ब्लड जो होता है प्लाज्मा में, ब्लड जो होता है, ठीक है ना, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में ब्लड नहीं होता है, ब्लड में प्लाज्मा जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है प्लाज्मा, वो होता है करीबन 60%, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये भूलने का पॉइंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में, ठीक है ना, ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में बताते हैं क्या, ये क्या होता है, this is the remaining 40% of the part of the blood, 60% of that portion of the blood is plasma and the 40% of the blood is known as blood corpuscles, that is 40% part of the blood, this is known as blood corpuscles, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये 3 तरीके के डिवाइड होते हैं 3 हिस्सों में, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है उसी में ब्लड प्लेट्स, ठीक है ना, ब्लड प्लेट्स होता है। तो आइए आरबीसी को देख लेते हैं दोस्तों, आरबीसी होता क्या है, ठीक है, आरबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है कंटेन्स होमोग्लोबिन, ठीक है ना, आरबीसी जो होता है वो क्या करता है कंटेन करता है होमोग्लोबिन, इन विच हेमे जो होता है वो क्या होता है, हेमे जो होता है वो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, उसी की वजह से क्या होता है जो कलर होता है वो लाल रंग का दिखता है, इसीलिए जो हम देखते हैं खून हमें क्या दिखता है, जो हमें होता है आरबीसी के जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल इसीलिए कहा जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है हेमे नाम का क्या होता है आयरन कंटेन होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, देखिए मैं उस तरीके से नहीं आपको बता रहा हूँ कि केवल आपको एमसीक्यू करा दिया धड़ाधड़ और क्या रटवा दिया और ख़त्म कर दिया, भैया देखिए बिना कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, मेरे हिसाब से मेरा अपना जो मानना मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ और अब तक वैसे ही पढ़ाया तो आगे भी वैसे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। हेमेज की वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो ये कलर होता है वो लाल कलर का दिखता है दोस्तों, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता दोस्तों, माइंड एकदम में रखिएगा दोस्तों, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है दोस्तों, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। और लाइफ स्पैन जो होता है दोस्तों, लाइफ स्पैन अगर आरबीसी की बात करें तो लाइफ स्पैन जो होता है वो 20 दिन से करीबन 120 दिन रहता है दोस्तों, ठीक है ना, 120 दिन रहता है, अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 20 दिन से 120 दिन होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। एक्सेप्शन देखिए कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है इसमें नहीं होता है, एक्सेप्शन कहाँ पे होता है कैमर और लेमा में जो होता है वो आपका इसमें क्या कहते हैं ये पाया जाता है, ठीक है ना, कैमल और लेमा जो होता है यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी जगह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता दोस्तों, ठीक है ना। न्यू आरबीसी जो होता है वो फॉर्म होता है रेड बोन मैरो में, ठीक है ना, रेड बोन मैरो में क्या होता है जो नए आरबीसीज होते हैं। अब पूछ सकता है कि आरबीसीज अगर 20 से 140 दिन 120 दिन के बाद अगर ख़त्म हो जाते हैं तो भैया बिना आरबीसी के कैसे काम चलेगा। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है दोस्तों, रेड बोन मैरो में होता है दोस्तों, याद रखेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड बोन मैरो, ठीक है ना, 3-4 बार कहो तो और भी खींच देता हूँ, ठीक है ना, याद रखना है दोस्तों, छोड़ना नहीं है एक भी सवाल, इस बार आर या पार की लड़ाई, ठीक है ना, आर या पार की लड़ाई, ठीक है ना। लाइफ स्पैन कितना है 20 से 120 दिन रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, अभी मैंने ऊपर बता ही दिया है। और ये डिस्ट्रक्शन जो होता है ये कहाँ होता है, इसका लीवर में होता है और स्प्लीन में होता है। लीवर को क्या कहते हैं ग्रेव ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है ना, लीवर को ही क्या कहते हैं ग्रेव ऑफ द सेल, विच इज नोन एज द ग्रेव ऑफ द सेल। इफ द क्वेश्चन एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या आपका एमसीक्यू से लग जाएगा, क्या आप क्या करोगे रट लोगे और वही क्या रट के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। मैं कहता हूं पहले कॉन्सेप्ट रख लो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट रख लो। देखिए बिना एमसीक्यू के तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये सच्चाई है दोस्तों, लेकिन बिना मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को रट लिया, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, नॉट रट लिया, मैं रटने के कभी भी समर्थ में ना था, ना हूँ, ना रहूँगा, ठीक है ना, रटने के मैं सामर्थ्य में कभी भी नहीं था, मैं कभी भी उसके समर्थन में नहीं था दोस्तों। एक चीज़ और आपको बता दूं, अभी उतना समय नहीं है कि मैं आपको बहुत ही विस्तार तरीके से मैं आपको एक एक फिगर लेके समझाता दोस्तों, लेकिन उतना टाइम नहीं बचा है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। आप उतना ही देखो ना, जो एग्ज़ाम में इसी तरीके के सवाल आपको आएंगे, ठीक है ना। जो डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है दोस्तों ब्लड का,
कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है, ठीक है। और लीवर क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रेव ऑफ द आरबीसी भी कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये रहा तो आरबीसी की बात दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम डब्ल्यूबीसी की तरफ, ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल, यानी कि वाइट ब्लड सेल, जिसे डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, पहले ये देख लें फॉर्मेशन क्या होता है। इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में दोस्तों, ठीक है ना, बोन मैरो में इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लिम्फ नोड जो होता है, लिम्फ नोड में भी होता है, और कभी कभी क्या होता है, लीवर और स्प्लीन में भी होता है दोस्तों। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में, लिम्फ में भी होता है, नोड ऑफ, ठीक है ना, लिम्फ के नोड में भी होता है, और कभी कभी कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, लीवर और स्प्लीन में भी होता है दोस्तों। आपको बता दूं कि डब्ल्यूबीसी दिखता कैसा है दोस्तों, एक तरीके से अमीबा का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब मैं ऊपर आपको पढ़ा रहा था, एक तरीके से वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, ठीक है ना। उसका शेप कैसा होता है डब्ल्यूबीसी का सॉरी दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, इस वजह से मैं इस तरीके से थोड़ा सा कभी कभी खांसने का और इस तरीके का दिक्कत हो रहा है हमको, तो उसमें कोई, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। अमीबा के स्ट्रक्चर का होता है, अमीबा के स्ट्रक्चर का होता है क्या, डब्ल्यूबीसी, ये याद रखिएगा। उसका लाइफ स्पैन की बात करें, वहाँ पे कितना था दोस्तों, 120 दिन मैक्सिमम था। तो कितना था वो दोस्तों, कितना था आपसे मैं आपको बताया था, 20 दिन से 120 दिन था। और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये 13 से 20 दिन होता है दोस्तों, ज़्यादा दिन ये नहीं जीते हैं दोस्तों। 13 से 20 दिन का इनका क्या होता है, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड होता है, इनके लाइफ स्पैन होता है दोस्तों। और यहाँ पे न्यूक्लियस वहाँ एब्सेंट था आरबीसी में, और डब्ल्यूबीसी में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है डब्ल्यूबीसी में। इसी तरीके के सवाल आते हैं दोस्तों, पूछ देगा कि न्यूक्लियस में क्या कहते हैं, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, आप घचपचा जाएंगे। अगर एमसीक्यू रटे होंगे तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट फेल हो जाएगा, और वहीं पे क्या हो जाएंगे, गच्चा हो जाएंगे, और फिर आप जा करके एजुकेटर को गाली देना चालू कर देंगे कि साला क्या कहते हैं, साल आपने क्या पढ़ाया है, ठीक है ना, आपने मुझे क्या पढ़ा दिया है सर, आपने क्या पढ़ा दिया। जबकि सारे एजुकेटर अपने हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, सबकी अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है ना। सारे ही एजुकेटर अपने आप में बेमिसाल हैं। किसी का आप करने से, किसी को बोलने से पहले आप अपने ऊपर देखो, आपने कितना एफर्ट्स लगाया है। जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे उतना ज़्यादा ही आउटपुट जितना ज़्यादा इनपुट लगाओगे उससे ज़्यादा ही आउटपुट मिलेगा आपको। यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग चलती है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है। मेन फंक्शन होता है, वो क्या करता है डब्ल्यूबीसी का, जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डिजीज से, ठीक है ना। मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, किससे, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। ये क्या है, मेन फंक्शन डब्ल्यूबीसी का क्या है, वाइट ब्लड सेल का क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डिजीज से, याद रखिएगा, ठीक है ना। रेशियो करेंगे आरबीसी का डब्ल्यूबीसी से, वो कितना होता है, 600 रेशियो 1, मतलब कि अगर आपका कहते हैं 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। 600 रेशियो 1 का क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, आपका रेशियो होता है आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी। वही कहें तो लिम्फोसाइट एक तरीके का क्या होता है, ल्यूकोसाइट, जो कि कहाँ होता है, ये पाया जाता है कहाँ पे, बोन मैरो में पाया जाता है दोस्तों। ये भी याद रखने की बात है। लिम्फोसाइट क्या है, एक तरीके का क्या है, ल्यूकोसाइट, जो कि फॉर्म होता है कहाँ पे, बोन मैरो में। और आपको मैं बताया है ये डब्ल्यूबीसी कहाँ पाया जाता है, बोन मैरो में पाया जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम लोग एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं, और एग्जाम में हमारा क्या होता है, बैंड बज जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है ना। ब्लड प्लेटलेट्स जानते ही हैं, आजकल डेंगू का बीमारी बहुत चला हुआ है, ये वही ब्लड प्लेटलेट्स है दोस्तों। घट जाए तो इंसान मरने लगता है, थरथरा के कांपने लगता है, ये वही ब्लड प्लेटलेट्स है दोस्तों। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। ये ब्लड प्लेटलेट्स होते क्या हैं दोस्तों, ये फाउंड कहाँ होते हैं दोस्तों, ब्लड ऑफ द ह्यूमन एंड अदर मैमल्स, ठीक है ना। ये कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, ह्यूमन के ब्लड में पाए जाते हैं और मैमल्स के ब्लड में पाए जाते हैं दोस्तों। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, फाउंड ओनली इन ब्लड ऑफ ह्यूमंस एंड द अदर मैमल्स, ठीक है ना, इसमें पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनका फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है ना। ब्लड प्लेटलेट्स का क्या है, फंक्शन है दोस्तों, ये याद रखिएगा, फंक्शन है। ये क्या करता है, मेन फंक्शन क्या है, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का क्या है, इसका मेन फंक्शन है ब्लड प्लेटलेट्स का। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है दोस्तों, इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, ठीक है ना। कहाँ होता है, बोन मैरो में, ठीक है ना, बोन मैरो में। बोन मैरो में और चीज़ का, किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, अभी हम लोग ने ऊपर देखा, वाइट ब्लड सेल का यूज होता है दोस्तों, ठीक है ना। वाइट ब्लड सेल का क्या होता है, वहाँ भी बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। वहीं इसकी भी लाइफ स्पैन की बात करें तो केवल 8 से 9 दिन ये क्या होते हैं, इसका लाइफ स्पैन रहता है। मैंने बोला कि अगर डेंगू फीवर, देखो बोला, मैं जो बोल रहा हूँ ये देखिए, ऐसा भी कोई भी चीज़ मैं नहीं आपको पढ़ाऊँगा, अतिरिक्त मैं नहीं पढ़ाता दोस्तों। एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है उतना ही, ठीक है ना। मैं कहीं से भी अपने नोट्स को बनाता हूँ, मैं कहीं से भी बनाऊँ दोस्तों, मैं इतना छोटा रखता हूँ। अगर वो 250 पन्ने का होगा ना तो
मैं उसको चाहता हूँ कि 10% के हिसाब से मैं आपको ऐसी चीज़ दूँ जो आपके एग्जामिनेशन में कहते हैं ना फिट फॉर ऑल वाला सिस्टम मेरा रहता है। इसी तरीके से मैं आगे पढ़ाने की तरीका है, ठीक है। देखिए डेंगू फीवर में क्या होता है अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो क्या होता है, डेंगू फीवर हो जाता है दोस्तों। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम अभी क्या होते हैं, डेंगू फीवर की वजह से हालत एनसीआर की बहुत ख़राब है, ठीक है ना। एनसीआर में डेंगू फीवर बहुत चला हुआ है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो डेंगू फीवर की वजह से क्या होता है, अगर घट जाए, अगर डेंगू फीवर अगर होना है तो अगर प्लेटलेट्स घट जाए तो डेंगू फीवर क्या होता है, माना जाता है कि डेंगू फीवर आपको हो गया है। चलिए अगला पॉइंट आ जाते हैं, वो क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं जो दोस्तों, जो क्या होते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के समय में होते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड पूछ लेता है ना कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड किसकी वजह से होता है, कि अगर मान लीजिए एक नॉच अबव हमें तैयारी करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते होंगे, बिना रिएक्शन के कैसे होगा, क्लॉट ब्लड थोड़ी ना करेगा। याद रखिएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन और क्या है, प्रोटोथ्रोम्बिन और कैल्शियम को अगर जब रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है दोस्तों। याद रखिएगा क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये मानता हूँ थोड़े से वर्ड्स, थोड़े से इसके इक्वेशंस, थोड़े से ये रिएक्शंस के जो क्या कहते हैं कंपाउंड से, थोड़े से उसके नाम थोड़े अजीब हैं दोस्तों। लेकिन ये अजीब 2-4 बार 5 बार अगर आप सुनेंगे बिना स्किप किए, जो स्किप किया उसको देखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। मुझे व्यूज़ गया भाड़ में, मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आप अपना, ठीक है ना, तो भी ठीक, ठीक है ना। मैं उस बिहाफ पे काम करता हूँ। थ्रोम्बिन का फिब्रोनोजन से अगर रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, फिब्रिन बनता है दोस्तों। जब क्या कहते हैं, फिब्रिन बनता है। देखिए पहला रिएक्शन क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और क्या है, प्रोटोथ्रोम्बिन और कैल्शियम का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, थ्रोम्बिन। यही थ्रोम्बिन जब क्या होता है, फिब्रोनोजन से अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, फिबेरिया बनता है दोस्तों। फिबेरिया, ये याद रखिएगा क्या बनाता है, फिबेरिया नहीं फिब्रिन बनाता है दोस्तों। थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलती लिख दिया हूँ, फिबेरिया नहीं होता, इसे फिब्रिन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं, फिब्रिन। और फिब्रिन जब ब्लड क्रॉपसेल से क्या कहते हैं रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, क्लॉट करता है दोस्तों, ठीक है ना, क्लॉट करता है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कंपलसरी जो प्रोटीन है क्लॉटिंग करने के लिए, वो कौन सा है दोस्तों, ब्लड को, वो कौन है, फिब्रोनजन दोस्तों। ये जो है थ्रोम्बिन प्लस फिब्रोनजन अगर ये नहीं रहे तो क्या होता है, क्लॉटिंग जो होता है, क्लॉटिंग आपकी क्या होती है, वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो बिना फिब्रोनजन के क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है। देखिए कंपलसरी प्रोटीन है जो कि क्या करता है, क्लॉट बनाता है, मेकिंग क्लॉट्स ऑफ ब्लड। इसी को क्या कहते हैं, फिब्रोनजन कहते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखेंगे, भूलने की, देखिए गलत करने की गुंजाइश आप जितनी यहाँ करना है कर लो। एग्जामिनेशन में गए तो रोते ही फिरोगे। माँ बाप का चेहरा देखो, इतने साल से हम लोग नालायकियत करते आ रहे हैं, तभी हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं सीरियस स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। सीरियस स्टूडेंट का कभी कुछ नंबर से छूट गया, कभी कुछ नंबर से छूट गया, तो उनके लिए भी क्या है, एक वरदान है, एक तरीके से वरदान है कि वो एक नंबर भी हमारा छूटने ना पाए, ठीक है ना। और हमारा सिलेक्शन इस बार हम लोगों का पूरा हो, ठीक है। चलिए ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। अब देखिए, अब कुछ होते हैं ब्लड ग्रुप जो होते हैं ह्यूमन में, कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में एक चर्चा देख लेते हैं। चर्चा पे परिचर्चा एक बार कर लेते हैं। इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है, लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया 1900 में, ठीक है ना। 1900 में ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन, क्या देखिए जो ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन है वो किसके द्वारा खोज की गई है, इसके खोज किसने की है, खोज किसने की है दोस्तों, याद रखेंगे, लैंडस्टीनर ने की है 1900 में, ठीक है। इनको अवार्ड मिला है इसी के लिए, नोबेल प्राइज़ 1930 में, ठीक है। 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला लैंडस्टीनर को। 1900 में इन्होंने क्या है, डिस्कवर किया है ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन, ठीक है ना। रीज़न बिहाइंड डिफरेंट ब्लड इन ह्यूमन ड्यू टू किस लिए होता है, ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होता है दोस्तों, ठीक है ना। रीज़न जो होता है ब्लड का, डिफरेंट ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में। देखिए रीज़न जो बिहाइंड है, जो रीज़न है ब्लड का ह्यूमन में, जो डिफरेंट टाइप का ब्लड होता है वो किस वजह होता है, ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होता है, जो कि फाउंड कहाँ होता है, आरबीसी में। और उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, एंटीजन कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उसी को क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जो रीज़न है डिफरेंट इन ब्लड, ठीक है ना। रीज़न जो है इसके बिहार, देखिए रीज़न जो है इसके पीछे क्या है, डिफरेंट ब्लड का रीज़न जो है, डिफरेंट ब्लड का क्यों है, डिफरेंट ब्लड क्यों है ह्यूमन में, वो है ग्लाइकोप्रोटीन के वजह, ठीक है ना। कई बार इसको याद रखिए, ग्लाइकोप्रोटीन के वजह से ही क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन के वजह से ही क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड फॉर्मेशन होता है दोस्तों, जो कि देखिए क्या होता है, जो कि क्या होता है, फाउंड होता है आरबीसी में। उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं दोस्तों। अब एंटीजन की बात आई है तो एंटीजन होता क्या है, एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऑन बिहाफ ऑफ एंटीजन, ठीक है ना, 2 तरीके के एंटीजन होते हैं दोस्तों, ऑन बिहाफ ऑफ एंटीजन, ठीक है ना। और ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम कहते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, 4 ग्रुप ब्लड बनाते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन में, ठीक है ना।
ऑन बिहाफ ऑफ एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन देर आर फोर ग्रुप ऑफ देर आर फोर ग्रुप ऑफ ब्लड इन ह्यूमन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होते हैं, 4 तरीके के क्या होते हैं ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन में, वो याद रखिएगा, ठीक है ना। जो कंटेन करता है एंटीजन ए को, ठीक है ना, उसे कहते हैं ब्लड ग्रुप ऑफ ए कहते हैं। जो कंटीजन बी को करता है उसको ब्लड ग्रुप ऑफ बी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जो कंटेन करता है बोथ एंटीजन ए और बी को उसे क्या कहते हैं ब्लड ग्रुप ऑफ ए भी कहते हैं। और ना कोई, अगर वो कोई भी एंटीजन नहीं अगर कैरी करता है तो वो ब्लड ग्रुप किसका हो जाता है, ओ होता है दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। एंटीजन का फॉर्मेशन, एंटीजन जो आरबीसी में बनता है ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से बनता है दोस्तों। अब ग्लाइकोप्रोटीन होता क्या है, यही रीज़न है कि आदमी का विविधता, ब्लड का विविधता किस लिए होता है, ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट ब्लड इन ह्यूमन ड्यू टू व्हाट दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। ग्लाइकोप्रोटीन होता है मित्रों, एक नहीं 1000 बार कह रहा हूँ, सवाल ऐसे ही आते हैं और आदमी क्या होता है भौचक्का हो जाता है एग्जाम में और दिमाग काम नहीं करता है, ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होता है। और ये आरबीसी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं दोस्तों, एंटीजन कहते हैं, ठीक है। एंटीजन 2 तरीके के होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और उन्हीं के बिहाफ पे ये क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये एंटीजन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके के एंटीजन होते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे लिखना मैंने भूल गया। ये 2 तरीके के होते हैं, ये होता है एंटीजन ए, मैं वही सोच रहा था कुछ गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है ना, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है ना। अब हम लोगों ने देख लिया ये ऑन बिहाफ ऑफ एंटीजन, और एंटीजन के बिहाफ पे जो होता है और ग्लाइकोप्रोटीन के बिहाफ पे क्या होता है, ये 4 तरीके के ब्लड जो होते हैं ह्यूमन में पाए जाते हैं। अगर एंटीजन कंटेन करता है एंटीजन ए तो वो ब्लड ग्रुप ए का होता है, बी कंटेन करे तो ब्लड ग्रुप बी का, कंटीजन अगर ए बी दोनों होता तो ए बी ब्लड ग्रुप का होता है, और एंटीजन अगर ए बी का नहीं करे तो क्या होता है, वो ओ ग्रुप का होता है दोस्तों। ये याद रखेंगे, एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न बदला है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने की उम्मीदें हैं और यहाँ से आपको कंफ्यूज ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से। अपोजिट टाइप जो प्रोटीन होता है, अपोजिट टाइप के जो प्रोटीन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। अपोजिट टाइप ऑफ जो प्रोटीन होते हैं, ये भी याद रखने के पॉइंट है एक दोस्तों, भूल रहा था। अपोजिट पॉइंट जो अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन होता है दोस्तों, अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन, ये थोड़ा गंदा लिख दिया मैंने, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, वो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है दोस्तों, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, भूलिएगा नहीं दोस्तों। इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन क्या है, अपोजिट नहीं है, सेम है, तो उन्हें एंटीजन कहते हैं। और ये क्या होते हैं, अपोजिट टाइप ऑफ जो प्रोटीन है वो कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा में, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अगर वो एंटीजन है तो ये हो जाएंगे एंटीबॉडीज, क्योंकि अपोजिट है ना, एंटीबॉडीज हो जाएंगे, ठीक है ना, एंटीबॉडीज हो जाएंगे। तो एंटीबॉडीज भी 2 तरीके के होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, एक एंटीबॉडी ए होता है, एक एंटीबॉडी बी होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा दोस्तों। इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। मैं थोड़ा बढ़ने से पहले मैं जो लिखा हुआ मैं उससे पहले ही मैं समझाने लगता हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा ही लिखा है मैंने, ठीक है ना। चलिए इतना ही जानना ज़रूरी है आपको इसके बारे में। अगला पॉइंट जो है क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है, जब एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए या एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी क्या होते हैं, कैन नॉट लिव टुगेदर, क्या होते हैं, जब ये क्या होते हैं साथ नहीं रह पाते हैं, ठीक है ना। इफ़ हैपन्स दे गेट मोर स्टिकी, ठीक है ना। अगर ये एकदम साथ नहीं रह पाते, देखिए एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, ठीक है ना, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी जो होते हैं कैन नॉट लिव टुगेदर, ये क्या होते हैं, एक साथ नहीं रह सकते हैं, याद रखिएगा, ये साथ नहीं रह सकते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगर ये होता है दोस्तों तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मिक्सचर हो जाता है बहुत स्टिकी हो जाता है, ये क्या करता है, जो ब्लड को क्या करता है दोस्तों, ख़राब कर देता है, मीन्स की स्पॉइल कर देता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसी को हम कहते हैं दोस्तों एग्लूटिनेशन कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन कहते हैं, ब्लड का एग्लूटिनेशन हो गया। अगर दोनों को अगर एक साथ रख देंगे, एंटीबॉडी ए और एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकता, और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकता दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगर साथ में है तो ये क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना, अगर ये साथ में है दोस्तों ना, तो ये क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा, गाढ़ा कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, ब्लड को क्या करेगा, गाढ़ा कर देगा, और ब्लड क्या हो जाएगा, उसकी वजह से खराब हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन ऑफ द ब्लड कहते हैं दोस्तों। देखिए तो ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, वो एडजस्ट करता है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को, और क्या करता है,
टेक्स प्लेस केयरफुली सो दैट एग्यूमेंटेशन ऑफ ब्लड डू नॉट टेक प्लेस, ठीक है ना। इतने इसको कहते हैं सावधानी पूर्वक इसको क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करता है, इसको एडजस्ट करता है कि इसको एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को इस तरीके से इतने कहते हैं इतने संभल के इस चीज़ को करता है कि जिसे क्या कहते हैं ऑगुमेंटेशन जो हो ब्लड में ना हो, ठीक है ना, ब्लड का क्या होते हैं वो गाढ़ा ना हो इस वजह से, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ब्लड के बारे में जानना जरूरी है। ब्लड ग्रुप हो, मान लीजिए किसी को घर में कुछ हुआ तो इस लेक्चर से आप उसका भी मदद कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप हो, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, भगवान करे किसी के घर में ऐसा ना हो, ठीक है, लेकिन जानकारी ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप ओ को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इट डज़ नॉट कंटेन एनी एंटीजन। इसमें क्या होता है, एंटीजन नहीं होता दोस्तों, ये याद रखिएगा। और ब्लड ग्रुप ए भी जो होते हैं वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं दोस्तों, रिसेप्टर होते हैं बिकॉज क्योंकि इट डज़ नॉट कंटेन एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देख लिया है। अगला पॉइंट है हमारा क्या है, RH फैक्टर, ठीक है ना। RH फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर 1940 में लैंडस्टीनर ने और वेनर ने डिस्कवर्ड किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन को, क्या क्या डिस्कवर किया। अब याद करिएगा RH फैक्टर किस ईयर में किसने खोजा, 1940 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसने खोजा, लैंडस्टीनर और वेनर ने। वेनर और लैंडस्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन इन द ब्लड, ठीक है ना। ये डिस्कवर्ड हुए, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, ये डिस्कवर्ड इट इन द रेहेशियस मॉन्की, ठीक है ना। इन्हीं एंटीजन और ब्लड का क्या किया इन्होंने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन और ब्लड का क्या किया इन्होंने डिस्कवर किया। दे डिस्कवर इट इन जो क्या एंटीजन के अंदर, दे डिस्कवर इट इन रेहेशियस मॉन्की, देयरफॉर कॉल्ड RH फैक्टर। इन्हीं एंटीजन के अंदर इन्होंने रेहेशियस मॉन्की नाम की चीज़ को खोजा, जिसे हम क्या कहते हैं, RH फैक्टर कहते हैं। आपके समय में, आपके के समय में क्या, उसी समय से कह रहे हैं, तभी तो अभी कह रहे हैं। इन ब्लड में क्या है, तो इन द ब्लड ऑफ द पर्सन इट इज़ फाउंड, ठीक है ना। ये पर्सन जो हर इंसान होता है उसके ब्लड में पाया जाता है दोस्तों। और इनके जो ब्लड हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव होता है कई आदमी का। अगर ये फाउंड नहीं होता ब्लड में ना, तो पर्सन को क्या कहते हैं दोस्तों, RH नेगेटिव कहते हैं। देखिए, अगर ये आपके ये जो चीज़ हैं, अगर ये आपके ब्लड में नहीं पाया, RH फैक्टर अगर आपके ब्लड में नहीं पाया जाता दोस्तों, तो आप RH नेगेटिव पर्सन हैं। और अगर ये आपके ब्लड में पाया जाता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये पूछ सकता है कि अगर RH क्या कहते हैं, RH क्या कहते हैं, ब्लड में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है तो उस व्यक्ति को क्या क्या कहता है, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, एंटीजन और एंटीबॉडी से भी रिलेटेड पूछ लेगा तो वो नहीं पाया था, वो हो जाएगा RH नेगेटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये छोटे छोटे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। BPSC एवं समस्त स्टेट सर्विस के एग्जाम के लिए खोल के रख दिया एक एक पॉइंट को दोस्तों, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। एट टिश्यू ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट इज़ टेस्टेड RH पॉजिटिव गिवन टू RH पॉजिटिव एंड सेम RH नेगेटिव फॉर RH नेगेटिव। देखिए, RH पॉजिटिव पर्सन ही RH पॉजिटिव पर्सन को क्या दे सकता है, उसका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। और RH नेगेटिव वाला केवल RH नेगेटिव को ही दे सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम उसको क्या कहते हैं, देखिए एक क्वांटिटी तक आप कर सकते हैं, RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव को दे सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर उस ज़रूरत से ज़्यादा और बार बार आप देने लगेंगे ना, तो इस इंसान की मृत्यु हो सकती है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये याद रखिएगा। मुझे अभी पॉइंट याद आया तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, इफ सम अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफर टू द RH नेगेटिव फॉर द लेस क्वांटिटी एंड डज नॉट सीम्स एनी बैड इफेक्ट, ठीक है ना। किसी तरीके का बैड इफेक्ट नहीं। देखिए, वही मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वही चीज़ ये कह रहा है कि अगर थोड़ा सा RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को दे दे, अगर कुछ नाम मात्र का अगर ट्रांसफ़र कर रहा है ब्लड का वो, तो कुछ उस पर हल्का सा बैड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसको रिपीटेडली किया है ना, तो उससे क्या हो जाता है, ऑगमेंटेशन। अभी हम लोग बताया ना कि जो इसके पास जो मतलब जो ब्लड का है एंटीजन है, वो उसी को दे सकता है, दूसरे को नहीं दे सकता है। इसका क्या हो सकता है, एग्यूमेंटेशन हो सकता है। ब्लड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा दोस्तों पर्सन के अंदर। और क्या RH नेगेटिव जो आदमी जो होगा वो मर जाएगा दोस्तों। अगर RH पॉजिटिव वाला है तो सिर्फ RH पॉजिटिव वाले को देगा, RH नेगेटिव वाला RH नेगेटिव को ही देगा। नहीं अगर देगा, अगर RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को दे रहा है या RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव को दे रहा है, अगर एक लेवल तक दे रहा है तो वो कोई बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन रिपीटेडली दे रहा है तो उस व्यक्ति की, जिसका नहीं है, उसकी मृत्यु हो सकती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक और इसी पॉइंट में अगला पॉइंट है क्या है, एरिथ्रोब्लास्टिस, ठीक है ना। क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, क्या है, फोइटिलिस, ठीक है ना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, देखिए एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ओके, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ओके, हाँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिलिस, ठीक है ना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फोइटिलिस, ये होता क्या है, इफ फादर ब्लड इज RH पॉजिटिव एंड मदर ब्लड इज RH नेगेटिव, तो जो चाइल्ड होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसका क्या होगा, शॉर्ट स्पैम ऑफ लाइफ होगा।
आफ्टर द बर्थ। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये याद रखिएगा, ये क्यों होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस की वजह से होगा दोस्तों। ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि देखिए हमें 1 नॉच अबव तैयारी करनी है, तो ये सारी चीज़ों को हमें आइडिया होना चाहिए। अगर आइडिया नहीं है, अगर हम लैग कर रहे हैं दोस्तों, क्यों लैग कर रहे हैं, क्यों सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सवाल तो यहीं से आए ना। अगर इतने भी कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रख के जाओगे ना, मैं भी देखता हूँ कि सवाल आपके कैसे गलत होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में एकदम चस्पा कर लीजिए। 4 से 5 बार वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो स्किप करेंगे तो बता रहा हूँ मेरा श्राप लग जाएगा, आपका नहीं होने वाला कुछ भी। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करके ये सब चीज़ बनाता हूँ दोस्तों। एक एक पॉइंट को खोजना और एक एक पॉइंट को हर जगह से गैदर करना और आपके लिए बनाना ना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है दोस्तों। मेरा तो समय जा चुका है, अब आपका समय आप ही को करना है दोस्तों, और आप कर लोगे, ठीक है ना। आप मेहनत करोगे ना, कहते हैं ना, मेहनत करोगे ना तो कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है ना। वो याद रखिए, वो जो कुर्सी है वो आपका इंतज़ार कर रही है। 30 सितंबर को विजय दिवस मनाना है, तो एक भी पॉइंट अगर छोड़ के गए तो कसम से आप, आज शिक्षक दिवस भी है दोस्तों। पहली बात तो शिक्षक दिवस को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस है तो आज का दिन आप प्रतिज्ञा लीजिए। आपके एग्ज़ाम में भले ही कम दिन बचे हैं, लेकिन आज से प्रतिज्ञा लीजिए कि अब छोड़ना नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितना आएगा हम करके रहेंगे, हमारा एक भी सवाल अब गलत नहीं होगा। मिशन 150 सवाल है दोस्तों, अपन का एग्ज़ाम में सवाल आएंगे, उसमें अपन को कट ऑफ को क्लियर करना है। और मैं बता दूं, कट ऑफ नीचे ही जाएगी। मैं आपको बता दूं, अभी भी बता दे रहा हूं, कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि सवाल का लेवल अब ज़्यादा होगा। अपनी तैयारी एक लेवल अप कीजिए। मुझे ये सारी चीज़ें बताने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? मैं चाहता तो प्रीवियस ईयर ले आता, घड़ाघड़ करके बोले चलो भैया काम ख़त्म, अपना आगे बढ़ते हैं। उससे अब ना काम होने वाला भैया। अतुल प्रसाद सर ने अपना कमर कस लिया है, आप भी अपनी कमर कस लो और इस चीज़ को जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा लो कि लड़ाई टक्कर की होने वाली है दोस्तों। अपने कॉम्पिटिटर्स को भी आप हल्के में ना समझें, अपनी पढ़ाई करते रहें और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। इससे ज़्यादा बनाऊंगा तो दोस्तों आप पहले इन चीज़ों को समझिए, फिर अगला जो पार्ट रहेगा वो सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी पे रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं उसको आज कल या परसों तक उसको भी अपलोड कर दूंगा दोस्तों। और करंट अफेयर की सीरीज़ बहुत ही जल्द आने वाली है दोस्तों, और थीमेटिक सीरीज़ भी कोशिश कर रहा हूँ। एडिटोरियल की सीरीज़ चली रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ों को गैदर करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दोस्तों मैं आपके पास चाहता हूँ जो भी चीज़ पहुँचे वो पॉजिटिव चीज़ पहुँचे, एक अच्छी चीज़ पहुँचे, ताकि आपका क्या हो, सिलेक्शन में कहीं कमी ना हो दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपना जो भी डाउट होगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है। चलता हूँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। अगले लेक्चर में मिलेंगे सिस्टम ऑफ ह्यूमन ब्लड से दोस्तों, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं ये संरचना बना के रख चुका हूँ, ये देख लो दोस्तों, ये देखो स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, सर्कुलेटरी, सब चीज़ बना हुआ है दोस्तों। काम चल रहा है और अच्छी अच्छी जगह से चीज़ों को खोज रहा हूँ। इसके बाद MCQ सीरीज़ लाऊंगा, उसमें भी 200-300-400 क्वेश्चन हम लोग, जो टॉप के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, उनको भी हम क्या करेंगे, आपकी सिलेक्शन ना रुके उसकी सुनिश्चित करने के लिए वो सारे MCQ को भी गैदर किया जा रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।